आज का टॉपिक पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। इसका वीडियो अभी निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं हुआ है, तो ये एक नया वीडियो है आपके लिए, बहुत दिनों बाद आया है। कुछ व्यक्तिगत परेशानियों के कारण अभी तक वीडियो अपलोड होना बंद हो गया था, जो कि अब फिर से कंटिन्यू आपको सारे टॉपिक्स से वीडियो हम अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, मैं संतोष कुमार झा, आप देख रहे हैं निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। नीति आयोग, नीति आयोग के संरचना, नीति आयोग के स्थापना, नीति आयोग का उद्देश्य और योजना आयोग से नीति आयोग का अंतर क्या है, वो हम आज बारी बारी देखेंगे। शुरुआत में हम जो आपको अभी फैक्ट्स बताएंगे वो प्री के मद्देनज़र ज़रूरी है, और ठीक उसके बाद जो हम आपको कुछ और करंट से जुड़े हुए टॉपिक्स उसी से नीति आयोग से जुड़े हुए देंगे, वो आपका मेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे पहले हमें जानना है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो कि योजना आयोग के स्थान पर 2015 में जिसे कि लाया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। ये पूर्ण रूप से कार्य में 2017 में आया था, लेकिन इनकी स्थापना 2015 में ही कर दी गई थी। और इसे किस लिए लाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, इसके टोटल महत्वपूर्ण बिंदु पर अभी हम चर्चा करेंगे। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना आप कह सकते हैं। नीति आयोग एक थिंक टैंक का काम करता है भारत सरकार का, और जो पुराने हमारे विकास के लिए जो बनाए गए योजनाएं होती थी, उन योजनाओं को जो हम योजना आयोग के अंतर्गत फॉलो कराते थे, केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती थी और सारी सुविधाओं को लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करती थी। उसमें कुछ कमियां होने के कारण एक नई संकल्पना के थ्रू पारित किया गया है। कुछ संसद में जो हमारे केंद्र सरकार जो इस समय है, उनके उनके अपने मस्तिष्क से बनाया गया एक थिंक टैंक है, जो कि योजना आयोग का स्थान ले लिया, और योजना आयोग के स्थान की जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई। 2015 में स्थापना के बाद 2017 में इसका क्रियान्वयन हुआ है। उसका कारण ये था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग के अंतर्गत चलाई जा रही थी, 2017 में जाकर समाप्त हुई। 2017 के बाद नीति आयोग ने विकास के वो सभी महत्वपूर्ण कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर थिंक टैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है। सबसे पहले तो आज हम आपको एक बात बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंटों को ये क्लियर नहीं होता है कि संवैधानिक क्या है। कुछ ऐसे पॉलिटी के वर्ड्स होते हैं जो उनको फंसाते हैं। संवैधानिक क्या है, वैधानिक क्या है, ऐसे संविधानोत्तर है, संविधानोत्तर नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को आप देखेंगे। तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इसको कोई रिटेन करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक छोटा सा महत्वपूर्ण बिंदु समझ के कहीं की फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। संवैधानिक का मतलब वो होता है जिसमें संविधान के अंदर उसके प्रावधान, उसके अधिनियम या उसके अनुच्छेद बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना होती है। उस संस्था को संवैधानिक संस्था बोलते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब सारी संस्थाएं। वैधानिक संस्था वो होती है जो वैधानिक संस्था जैसे हमारे संविधान में जिसका उल्लेख नहीं होता है, संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत उसका कोई प्रावधान वर्णित नहीं होता है, लेकिन सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार संसद में विधेयक लाके अधिनियम के रूप में उसे पारित कराती है। जैसे 2005 सूचना का अधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो NHRC है 1993 में बना था अधिनियम के थ्रू। ये सब जो अधिनियम के थ्रू जो संस्थाएं बनाई जाती हैं, अधिनियम के थ्रू जो संस्थाओं की स्थापना होती है, उसे हम वैधानिक कहते हैं। और जो संविधान में जिसके प्रावधान होते हैं, उन संस्थाओं को हम संवैधानिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि नीति आयोग का कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं है, और ये एक थिंक टैंक के रूप में भारत सरकार के उद्गम है। भारत सरकार का एक अपना स्थापित किया गया एक संस्था है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में संकल्प के द्वारा पारित किया गया था। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, और न ये संवैधानिक है न ये वैधानिक निकाय है। एक संकल्प के द्वारा पारित किया गया केंद्रीय
केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक संस्था है। भारत सरकार का ये एक थिंक टैंक है और इसे क्यों लाया गया है, तो मुख्य रूप से बहुत सारे उद्देश्य आपको मिलेंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य आप एक जान लीजिए। उद्देश्य क्या है नीति आयोग को लाने का? केवल ये है कि राज्यों का सतत भागीदार केंद्र सरकार के साथ के रूप में हर प्रकार की योजनाओं को ऊपर के स्तर से लेकर उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक, यानी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले उस अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचाने का एक प्रयास है। उसमें राज्य सरकार की भूमिका सबसे ज़्यादा अपने साथ भागीदार के रूप में नीति आयोग में बनाया गया है। पहले योजना आयोग में ये फ़र्क था, योजना आयोग में केंद्रीकृत प्रणाली बनती थी, केंद्र सरकार के स्तर पर प्रणाली बनती थी और केंद्र ही जानता था कि वो किसी भी प्रदेश के ज़िले के गांव में अंतिम व्यक्ति को कैसे पहुंचाना है। तो वो केंद्र सरकार के नियम से, केंद्र सरकार के योजना से बनना और लोगों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, जिसका विकास आप योजना आयोग में देखेंगे तो योजना आयोग उस तरह से विकास नहीं कर पाया जितनी तेज़ी से नीति आयोग अपनी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाता है। उसका कारण ये है कि राज्य सरकार की भागीदारी योजना आयोग में नहीं थी, इसमें है। तो सबसे पहले हम इनकी प्रशासनिक संरचना देखेंगे। प्रशासनिक संरचना में नीति आयोग का अगर आप देखते हैं तो एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वो इनके अध्यक्ष नामित हो जाएंगे, वर्तमान प्रधानमंत्री। फिलहाल में आपके श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और उपाध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होंगे, यानी एक अध्यक्ष होगा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होगा जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होगी, एक उपाध्यक्ष होंगे। उसके बाद कुछ ऐसे और भी इनके अंदर में इंक्लूड किया जाता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। इनमें जो संचालन परिषद होगा, जो संचालन करने वाले काउंसिल होगी, उसमें कौन कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस केंद्र शासित प्रदेश जितने भी आपके हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये इनके संचालन परिषद के भाग होंगे। इसलिए ही नीति आयोग का प्रभाव अधिकतर हमें देखने को मिलता है भारतीय विकास में। इनके सारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने में इन्हें बड़ी आसानी होती है, क्योंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें बैठते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी बैठते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के, अपने ज़िलों के, अपने ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी ऐसी जटिल परेशानियां हैं, उसको डिस्कस करते हैं और उसके अंतर्गत योजना बनाने के लिए नीति आयोग को प्रेरित करते हैं, जिसके कारण कि इसका जो प्रभाव है विकास में वो योजना आयोग के प्रभाव से ज़्यादा दिखता है। संचालन परिषद में ये आपके हैं। उसके बाद कुछ ऐसे सदस्यता इसमें होती है, कुछ ऐसे सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जो हर विभाग में अपने अपने विभागों में एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम अलग अलग तरीके से हम जानते हैं, जैसे तदर्व सदस्यता जो होती है ये नामित होते हैं, कुछ दिनों के बाद हट जाते हैं। तदर्व संस्था में बारी बारी लोगों से 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। जैसे आप अनुसंधान संस्थाएं जानते होंगे, अनुसंधान संस्थाओं से जो अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विशेषज्ञ होते हैं, अनुसंधान संस्थान से बारी बारी 2 व्यक्ति को चुना जाता है, जिन्हें हम तदर्व सदस्य कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है वो पदेन सदस्यता होता है। पदेन सदस्यता में जैसे आप पढ़े होंगे पिछला पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स में आपको ये वर्ड मिलता होगा देखने को, पदेन सदस्यता। पदेन का मतलब होता है जो एक पद पर बैठने के बाद दूसरे पद पर ऑटोमेटिक उसका नियुक्ति हो जाती है, उसे कहने की नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि जो व्यक्ति भारत के संविधान में वर्णित है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति राज्यसभा का ऐसे ही बन जाएगा, यानी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो वो पदेन सदस्य हुआ। पदेन सदस्यता में प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
4 कैबिनेट मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं, 4 कैबिनेट मंत्री। आप इंक्लूड करते हुए जोड़ते हुए जाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद एक अधिकारी के रूप में इसमें नियुक्ति होती है जिसे कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे CEO बोलते हैं, ठीक है। अभी अमिताभ कांत हैं अभी फ़िलहाल में, उनको याद रखिएगा। उसके बाद एक अंतिम होता है विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य, ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा इनको आमंत्रण दिया जाता है और नीति आयोग में जो योजनाएं या नीति बन रही है उसमें अपना भागीदार बनने के लिए इनको प्रेरित किया जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्य में कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अपने द्वारा विशेषज्ञ रूप में कार्य किए हुए व्यक्ति होते हैं, जो अपने राय, अपने मशवरा, अपने सलाह, अपने आइडियाज़ को लेकर थिंक टैंक के रूप में जो नीति आयोग काम कर रहा है उसके सामने रखते हैं और अपने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान वो उन परेशानियों, उन जटिल समस्याओं को देखे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में जो समस्याएं आती हैं उससे संबंधित कुछ ऐसे नीति या कुछ ऐसे मार्गदर्शन देते हैं जो नीति आयोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके लिए इनको विशेष आमंत्रित सदस्य बोला जाता है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं नीति आयोग में। अगर हम मेंस लेवल के स्तर से बात करेंगे तो आप एक तरह से ये देख सकते हैं कि अंतर क्या है। अंतर क्या है योजना आयोग में, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है। योजना आयोग में जो मॉडल था वो रूसी मॉडल था, रूस पर आधारित मॉडल था, याद रखिएगा। दूसरा केंद्रीकृत प्रणाली थी, यानी केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा भूमिका थी, केंद्रीकृत प्रणाली थी। सबसे पहले रूस के द्वारा ये मॉडल तैयार किया गया था, उसी मॉडल को हमने लिया था। केंद्रीय भूमिका इसमें अधिक थी या केंद्रीय प्रणाली अधिक था। योजना जो होता था, योजना का अनुमोदन, जो योजना बनता था उसका जो पैसे या उसका देख रेख जो होगा, उस योजना अनुमोदन को योजना आयोग अपने द्वारा न करके राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्राप्त करता था। मतलब आप योजना बना रहे हैं और आपके पास जो उसका बजट बन रहा है या जो खर्चे आएंगे वो राष्ट्रीय विकास परिषद को आप देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद उसको सेंक्शन करेगा और उसके बाद आपको वो प्राप्त होगा। सरकार की भूमिका, केंद्र सरकार की भूमिका इसमें अधिक थी। केंद्र सरकार की भूमिका अधिक थी। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि पूरी तरह से नीति आयोग में नहीं मिलेगा अभी आपको। पांचवा, योजना जो बनता था वो केंद्रीकृत होता था, यानी उस पर केंद्र सरकार की पूरी पकड़ होती थी और केंद्र सरकार के द्वारा प्रभावशाली होता था। नीति आयोग में ऐसा नहीं है। नीति आयोग में जो नीति आयोग का मॉडल है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसका अंतर आप समझ लेंगे। नीति आयोग का जो मॉडल है वो भारतीय विद्वानों का मॉडल है, यानी भारतीय विद्वानों के आधारित मॉडल तैयार किया गया है। इसे हमने किसी दूसरे देश से अडॉप्ट नहीं किया है। दूसरा, इसमें केंद्रीकृत प्रणाली था। इसमें संघवाद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, संघवाद प्रणाली को जोड़ दिया गया है। संघवाद प्रणाली पर जोड़ दिया गया है। केंद्र के द्वारा ही केवल इस पर वर्चस्व नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्रियों को इसमें स्थान मिला है राज्यों को, तो अपनी समस्याओं को अधिक रूप से बताते हैं। इसका जो योजना का अनुमोदन होगा नीति आयोग का, वो स्वयं के द्वारा होता है। योजना अनुमोदन नीति आयोग स्वयं से करती है और स्वयं के द्वारा करने पर इसे किसी और के पास जाने का मजबूरी नहीं होता है, जिससे कि ज़्यादा समय इसका व्यर्थ नहीं होता है और खुद के द्वारा योजना बना के अनुमोदन स्वयं से करके तुरंत विकास के लिए ये कार्य करने के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। सबसे दोनों में सबसे डिफरेंट अंतर क्या है, वो लास्ट डिफरेंट अंतर है सरकार के द्वारा योजना बनाना और सरकार के भागीदार। सरकार को हर योजना में भागीदार बनाना योजना आयोग में सबसे मुख्य उद्देश्य था, लेकिन नीति आयोग में योजना सरकार के द्वारा ही बनेगी, लेकिन निजी भागीदारी पर भी जोर दिया गया है।
प्राइवेट सेक्टर को, जिसको पीपीपी मॉडल कहते हैं आप, निजी भागीदारी पर भी जोर दिया गया है, जिसके कारण आप योजनाओं में देखते होंगे कि पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे काम करते हैं आपके विकास के लिए जो कि आज बेनिफिट आपके लिए हो रहा है, और उनकी क्वांटिटी क्वालिटी ये सब में डिफरेंट होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर थोड़े अपने कार्य करने के प्रणाली अलग रखते हैं। तो इसमें आप अंतर को अच्छे तरह समझ लीजिए। रूसी मॉडल पर आधारित था योजना आयोग, केंद्रीकृत प्रणाली थी, योजना अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होता था और केंद्र सरकार की अधिकतम भूमिका इसमें रहती थी, जिसके कारण कि कोई भी योजना जो केंद्र सरकार दिल्ली से चलती थी वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते उसकी संख्या खत्म हो जाती थी, समय भी अधिक व्यर्थ होता था। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है, भारतीय विद्वानों के द्वारा मॉडल तैयार किया गया है, इसमें संघवाद प्रणाली पर जोर दिया गया है, योजना का जो अनुमोदन होगा वो स्वयं के द्वारा होता है और निजी भागीदारी को भी इसमें सतत रूप से भागीदार बनाया गया है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स है, और एक जगह एक किताब में आपको पढ़ने के लिए शायद न मिले, इसलिए इसका एक नोट्स बना लेंगे आप और अच्छे तरीके से इसे करेंगे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको हटा देते हैं। फिर करंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपके बिंदु हैं नीति आयोग से संबंधित उसको हम बता देते हैं। अध्यक्ष इनका वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। उपाध्यक्ष आपके डॉक्टर राजीव कुमार हैं। डॉक्टर राजीव कुमार हैं। पूर्णकालिक सदस्य 3 होते हैं जो बारी बारी हैं, जिनको आप देख लें। श्री वीके शाश्वत, श्री रमेश चंद्र और डॉक्टर केवी पॉल। इंग्लिश में इनको आप अगर ऐसे लिखेंगे पॉल, हिंदी में से पॉल। उसके बाद पदेन सदस्य के रूप में अगर देखेंगे तो वो 4 मिनिस्टर जिनका मैंने नाम आप सुबह भी बताया था, केंद्र के 4 मिनिस्टर होते हैं। वो फिलहाल में कौन कौन हैं? श्री राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद श्री अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रही हैं। और एक अंतिम, पहला, दूसरा, तीसरा, एक चौथे हैं आपके, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर आपके कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय संभालते हैं। तो ये आपके हैं पदेन सदस्य और ये आपके हैं पूर्वकालिक सदस्य। इसे आप अच्छे तरीक़ा समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या आपको इसी से देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज़्यादा जटिल या बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें है नहीं नीति आयोग में जो हमें देखना पड़े, लेकिन यूपीएससी को लेकर इसे अच्छे रूप से समझने की प्रयास करें, क्योंकि ये करंट से प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब विशेष आमंत्रित सदस्य बहुत कम लोग को पता होगा कौन कौन है इस समय। यही सब चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस की कॉपी में लिखी जाती हैं और फैक्ट्स के रूप में आपका कॉपी दूसरों से अलग हो जाता है। पहला नितिन गडकरी, जिनको आप जानते हैं, इनका नाम पूरा है नितिन जयराम गडकरी। परिवहन मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय आपके पास है, और सूक्ष्म लघु मध्यम ये भी ये चलाते हैं, इनके पास डिपार्टमेंट है। थावरचंद गहलोत। तीसरा पीयूष गोयल, पहले ये रेल मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, अभी उद्योग मंत्रालय इनके पास है। अश्वनी वैष्णव इस समय के रेल मंत्रालय हैं जिनके पास है, वह अश्वनी वैष्णव के पास 2021 में इनको मिला था पीयूष गोयल से लेकर। और चौथे हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह, श्री राव इंद्रजीत सिंह,
ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार सांख्यिकी और कार्यक्रम के। आप फिर से समझ लीजिए किसके पास कौन सा मंत्रालय है। ये 3 आपके पूर्णकालिक सदस्य हैं, इनके बारे में भी आपको बताता हूँ अभी। पदेन सदस्य हैं श्री राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर आपको पता ही होगा, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं आपके कृषि और सामाजिक कल्याण, कृषि और किसान कल्याण के मंत्रालय इनके पास हैं। नितिन जयराम गडकरी के पास 3-4 मंत्रालय हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सड़क और परिवहन मंत्रालय है। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग भी इनके पास है। थावर चंद्र गहलोत जो हैं आपके, थावर चंद्र गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। थावर चंद्र गहलोत, इनको आप लिख लीजिएगा, ये बहुत कम जगहों पे आपको मिलेगा, तो इसलिए थावर चंद्र गहलोत के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। दूसरा पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। श्री राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जिनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक अंतिम बच्चा आपका CEO जिसको बोलते हैं अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत के बारे में बता दूं, आपके रिटायर अधिकारी हैं, केरल कैडर के IAS थे, केरल कैडर के IAS थे। कब के हैं? 1980 के रिटायर्ड IAS। इसी तरह अगर और आप देखेंगे तो सेवानिवृत्त हैं सब। VK शाश्वत भी सेवानिवृत्त हैं 2013 में, ठीक है, लेकिन ये DG थे, डायरेक्टर ऑफ जनरल DG थे किसके? DRDO के, जिसका फॉर्म आप भरते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके DG हैं। उसके बाद रमेश चंद्र जो आपके हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये आपके जो हैं ये भी रिटायर्ड अधिकारी हैं। हाँ, ये भी रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये भी DG रहे हैं किसके? NIAEPR, मैं बता रहा हूँ, मिला लीजिए। ये भी इसके DG रह चुके हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, इसके ये DG रह चुके हैं। उसके बाद आपके राजीव कुमार बचते हैं, ज़्यादा इनके बारे में वो नहीं, दोनों ये आपके डॉक्टर VK पॉल और डॉक्टर राजीव कुमार, ये अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक के रूप में कार्य किए हुए हैं, बहुत ही अच्छे अपने विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति की गई है। डॉक्टर राजीव कुमार IEFT के भी संस्थापक, IEFT के भी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपके करेंट्स के टॉपिक हैं और ये आपको पूरी तरह से मेमोराइज़ होना चाहिए, तब आप नीति आयोग पे एक अच्छा नोट्स मेंस लेवल से लिख पाएंगे और प्री में तो आपको कोई भी प्रश्न इससे नहीं फंसाएगा। तो आज के लिए नीति आयोग में आप अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाएं और इसे ढंग से पढ़ें, किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें जिससे कि कोई भी प्रश्न आपका न रुके। केवल शॉर्ट और ऐसे वीडियोज़ या ऐसे चैप्टर्स को जहाँ पे की फैक्टर्स के रूप में लिखा हो मेन बिंदु, उसको ना पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन में अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही मॉडरेट आते हैं और आपसे पूछा जाता है ऐसे कुछ पॉइंट या ऐसे बिंदु पूछे जाते हैं जिसे बच्चे ज़्यादातर स्किप कर देते हैं। वो गलती ना करें जिससे आपको समय लगेगा सिलेक्शन लेने में, सफलता लेने में। तो ये आपका टोटल कंप्लीट वीडियो था नीति आयोग के लिए। अब हम कंटिन्यू बाकी वीडियोस को भी डालेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन भी और अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं या बाकी जो हमें देखते हैं उनको देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।